स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का, ठीक है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनकी किताब है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो ये चैप्टर 7 है जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो आज हम जो है इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ये आखिरी वीडियो है आपका, यानी कि आखिरी पार्ट है, और इसके बाद आपका जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो है सिर्फ हम एक ही टॉपिक करेंगे जो कि आपको छूटा हुआ है, यानी कि लास्ट टॉपिक है आपका 14वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण। ठीक है, 14वीं शताब्दी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें यहाँ पे समझाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या हम कह सकते हैं कि 14वीं सदी में अतीत के साथ विच्छेद हुआ। ठीक है, 14वीं सदी में क्या हुआ, अतीत के साथ विच्छेद हुआ और यूनानी रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। क्या इससे पहले का काल यानी कि 12वीं और 13वीं शताब्दियां अंधकार का समय थे। ये दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे बच्चों, जो कि पुनर्जागरण से संबंधित है। सबसे पहला, 14वीं शताब्दी में अतीत के साथ विच्छेद हुआ और यूनानी रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि क्या 12वीं और 13वीं शताब्दी का काल जो था वो अंधकार का काल था, अंधकार का समय था। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हमें समझाने हैं। देखिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है वर्कहार्ट। वर्कहार्ट जो है वो इस काल को, यानी कि 14वीं शताब्दी के काल को पहले के दो कालों के फर्क को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपकी किताब में ये नहीं बताया गया है कि ये क्या क्या पेश करते हैं। ठीक है, बस ये बताया गया है कि ये बढ़ा चढ़ा के पहले दो काल को, यानी कि 12वीं और जो 13वीं शताब्दी है उसको ये बढ़ा चढ़ा के उसके फर्कों को पेश करते हैं। इंग्लैंड के पीटर वर्क, जो कि एक लेखक हैं, इनका यह कहना है कि वर्कहार्ट जो है, जिनके द्वारा 12वीं और 13वीं शताब्दी का वर्णन किया गया, वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, अर्थात वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। ठीक है, इनका कहना है, किनका, पीटर वर्क का कहना है कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था। यानी कि पीटर वर्क ये कहते हैं कि पुनर्जागरण का जो काल था वो गतिशीलता का काल था, कलात्मक सृजनशीलता का काल था। इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, सही ज्यादा सरलीकरण है। यानी कि ये जो पीटर वर्क के द्वारा परिभाषा दी गई है 14वीं शताब्दी में यूरोप के पुनर्जागरण के बारे में, ये सही भी है और ज्यादा सरलीकरण भी परिभाषा यहाँ पे हमें देखने में लग रही है। इटली के पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। यानी कि इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, यानी कि इटली में जो पुनर्जागरण हुआ है उससे जुड़े हुए तत्व जो है, कुछ चीजें जो कि 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण में काम मतलब कि उन्होंने सहायता की है, वो 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी पाए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पुनर्जागरण है, यानी कि जैसे कि पुनर्जन्म जो है वो सीधा कहाँ हो गया, 14वीं शताब्दी में, ऐसा नहीं है। इसके कुछ अंश, कुछ तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी हमें देखने को मिले हैं। हालांकि एक तरह से कह लीजिए विस्फोट जो था पुनर्जागरण का वो 14वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन जड़ें जो थी, जो कुछ तत्व थे वो 12वीं 13वीं शताब्दी में भी मिले हैं। तो इस तरह से अंधकार का युग कहना ये गलत होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि यूरोप में इस समय सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की जो शैली थी, ठीक है, क्लासिकी सभ्यता की शैली, यूरोप में ये जो बदलाव हुआ 14वीं शताब्दी में, इसमें रोम और यूनान की जो क्लासिकी सभ्यता के साथ रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। यानी कि एक तरह से जब पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ तो उसमें रोमन और यूनान की जो क्लासिकी सभ्यता है उसका पुरातत्वविदों के द्वारा, साहित्यिक पुनरुद्धार के द्वारा
ये अधिक मतलब कि ये बढ़ने लगी थी। ठीक है, एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्य, एशिया में जो प्रौद्योगिकी और कार्य था वो कुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित था। यानी कि देखिए, एशिया जो महाद्वीप था इसमें प्रौद्योगिकी और कार्य की कुशलता, ये दोनों ही चीजें यूनान और रोम के लोगों की तुलना में काफी विकसित हुआ करती थी, जो कि पुनर्जागरण का एक प्रतीक है। ठीक है, विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबंधित हो चुका था। पुनर्जागरण के दौरान विश्व जो था वो विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबंधित हो चुका था। कैसे? नौ संचालन की नई तकनीकों के द्वारा। ठीक है, नौ संचालन की नई तकनीकों के द्वारा लोग जो थे वो एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करने लगे। कौन सी यात्राएं? जल यात्रा करने लगे एवं उन्होंने आपस में संबंध जो थे वो स्थापित कर लिए। यानी कि एक तरह से कह लीजिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यात्राएं थी वो शुरू हुई। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि कार्य कुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यानी कि जब पुनर्जागरण का काल आया तो इसमें इस्लाम का विस्तार हुआ और मंगोलों की विजय हुई। तो इसमें इस्लाम के विस्तार ने और मंगोलों की विजयों ने एशिया और जो उत्तरी अफ्रीका है इसे यूरोप के साथ में राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी आपस में जोड़ दिया। यूरोप ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा, यानी कि यूरोप के जो लोग थे पुनर्जागरण काल में उन्होंने सिर्फ यूनानी एवं रोमवासियों की नकल नहीं की, रोमवासियों के बारे में नहीं सीखा, बल्कि भारत की संस्कृति, भारत की राजनीतिक जो उस समय की कह लीजिए परिस्थिति थी उसे सीख ली। अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन, इन सभी से यूरोप ने 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के काल में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों, आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, धीरे धीरे क्या होने लगा कि पुनर्जागरण काल में धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक, यानी कि कह लीजिए एक तरह से दो जो मत थे, क्षेत्र थे, उनका धीरे धीरे विकास हो गया। ठीक है, एक निजी बन गया और एक सार्वजनिक। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पे तात्पर्य ये है सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से। ठीक है, जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मतलब हो गया? सरकार का कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म। निजी में क्या आएगा? निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का जो निजी धर्म है वो आएगा। ठीक है, जैसे सार्वजनिक जीवन की अगर हम बात करें तो सरकार के तो कार्य क्षेत्र हो गए। औपचारिक धर्म मान लीजिए अगर उनका ईसाई है तो पूरे समाज का, पूरी सरकार का, पूरे देश का भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का अपना निजी धर्म है, निजी क्षेत्र है। तो दोनों ही क्षेत्र जो थे वो पुनर्जागरण में विकसित हुए थे। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र नहीं होता था बल्कि उसे अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि जो कलाकार था वो किसी संघ या गिल्ड के सदस्य मात्र से नहीं जाना जाता था। ठीक है, बल्कि उसके पास क्या हुनर है इसके लिए जाना जाता था। ठीक है, फिर भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। सबसे पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य के द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जोड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा था। यानी कि अब जो है यहाँ पे चैप्टर के एंडिंग की बात कर रहे हैं, तो भाषा के आधार पे यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले रोमन साम्राज्य के द्वारा, ठीक है, रोमन साम्राज्य के द्वारा भाषा के आधार पे अपना एक अलग क्षेत्र बनाने की शुरुआत की गई। फिर बाद में लातिनी भाषा के आधार पे नया क्षेत्र बनाया जाने लगा। ईसाई धर्म से जुड़ा एक नया क्षेत्र अलग बनाया जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे जो यूरोप था पुनर्जागरण काल के बाद, 14वीं शताब्दी के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, वो धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में टूटने के लिए मजबूर हो गया, यानी कि तैयार हो गया। यानी कि अब उसका एंडिंग टाइम आ गया यूरोप के विखंडन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14वीं शताब्दी का संकट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका 14वीं शताब्दी, संकट नहीं है बल्कि ये यूरोप में 14वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ है इसके बारे में।
तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है और आज का चैप्टर भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और आपका कोई कमेंट जो है, आपका कोई सुझाव जो है उसे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक बच्चों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में बच्चों, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी जो अपडेट्स है वो डे वाइज डे देता रहता हूँ। तो यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।